हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लासेज में बात की थी कि कोई भी सम्मिश्र संख्या z होती है x प्लस आयोटा y, उसका कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं। इसे अपन आर्ग्यूमेंट z या एम्पलीट्यूड z या केवल थीटा या कोणांक z से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो, उसका कोणांक ज्ञात करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करनी होती है। वो 3 स्टेप कौन सी थी? आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके मात्र 3 स्टेप फॉलो करके आप उसका आर्ग्यूमेंट यानी कोणांक निकाल सकते हो। पहले स्टेप क्या है कि आप पता करो कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से चतुर्थांश में स्थित है, पहले स्टेप। दूसरी स्टेप अल्फा का मान ज्ञात करो। अल्फा ज्ञात करने का सब में एक ही तरीका है, अल्फा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x का मॉडुलस। और तीसरी स्टेप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखो, यानी कि सबसे पहले आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है z बराबर x प्लस आयोटा y, इसका पता करो कि ये कौन से चतुर्थांश में है। अगर x प्लस आयोटा y टाइप की तो पहले चतुर्थांश में होगी, ये देखते ही पता चल जाएगा। अगर z बराबर क्या है, माइनस x प्लस आयोटा y है, तो ये दूसरे चतुर्थांश में होगी। और z बराबर क्या है, माइनस x माइनस आयोटा y है, तो ये तीसरे चतुर्थांश में होगी। और z बराबर क्या है, यहां पर x माइनस आयोटा y है, तो ये चौथे चतुर्थांश में होगी। यानी कि पहले स्टेप कंप्लीट हो गई। आप पता कर लो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से चतुर्थांश में, जो देखते ही आप बता दोगे। दूसरे स्टेप में क्या करना, मात्र 3 स्टेप फॉलो करनी है। दूसरे स्टेप में अल्फा निकालो। अल्फा बराबर क्या होता है, इसमें अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा बराबर tan इनवर्स मोड y अपॉन x, ये अल्फा निकालने का तरीका है। सब में अल्फा निकालने का तरीका सेम ही है। इसमें भी अल्फा क्या आएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x का मोड। ध्यान रखें, यहां माइनस x इसलिए नहीं लिया कि मॉडुलस लगाया हुआ है, तो वापस पॉजिटिव बन जाएगा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और इसमें अल्फा क्या आ जाएगा, इसमें अल्फा बराबर भी वही आ जाएगा आपका tan इनवर्स y अपॉन x का मोड। और इसमें अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x का मोड। आ गई बात समझ में। यानी कि सब में अल्फा निकालने का तरीका क्या है, सेम है। अब इसमें बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट z कैसे निकालते हैं। तो अब आर्ग्यूमेंट z निकालने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी होगी। फॉर्मूला क्या है यहाँ के अंदर, पहले चतुर्थांश के अंदर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यानी कि आर्ग्यूमेंट जो z आएगा आपका, यानी कि जिसको अपन थीटा कहेंगे, जो अल्फा का मान आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आर्ग्यूमेंट z हो जाएगा। अगर दूसरे चतुर्थांश में है तो आपका आर्ग्यूमेंट z यानी कि जो थीटा आता है वो कितना होता है, वो आता है पाई माइनस अल्फा। अब ये क्यों आया, इसका आज अपन प्रूफ करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तीसरे चतुर्थांश में है तो इस स्थिति में जो आपका आर्ग्यूमेंट z होता है, यानी कि जो थीटा होता है वो कितना होता है, माइनस का पाई प्लस का अल्फा। अब इसमें पाई माइनस अल्फा, इसमें माइनस पाई प्लस अल्फा, ये क्यों हो रहा है इसका भी आपको प्रूफ बता दिया जाएगा। चौथे चतुर्थांश में तो आर्ग्यूमेंट z यानी कि कोणांक z जो होता है, जो थीटा होता है, वो कितना आता है, माइनस का अल्फा होता है। तो ये इस प्रकार इनके क्या है फॉर्मूले हैं। पहले का क्या हो जाएगा, थीटा बराबर अल्फा, दूसरे का क्या आ जाएगा, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, और तीसरे का क्या आ जाएगा, थीटा बराबर माइनस पाई प्लस अल्फा, और चौथे का क्या आ जाएगा, थीटा बराबर माइनस का अल्फा। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं कि पहले चतुर्थांश में थीटा बराबर अल्फा क्यों होता है, दूसरा चतुर्थांश में थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा क्यों होता है। तो चलो इसका प्रूफ लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला चतुर्थांश इसमें लेके चलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपकी है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपकी z है, वो अगर पहले चतुर्थांश में है तो क्या होगा। मान लो पहले चतुर्थांश में आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, या वो किस टाइप की है, x प्लस आयोटा y टाइप की है। ठीक है, ये पहले चतुर्थांश में आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो आप क्या करो, इसको यहां से रियल एक्सिस वास्तविक अक्ष पे और इसको मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट से इसको मिला दो। मिला दोगे, उसके बाद में आपको पता चल गया इसके अंदर कौन क्या है। इसके अंदर ये तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपकी y हो जाएगी, और ये आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये जो कोण है, ये जो कोण है, इसको कितना मान लो आप, अल्फा मान लो। ये क्या होता है, अल्फा होता है। आपको पता है कोणांक क्या होता है, कोणांक की परिभाषा क्या होती है, कोणांक किसी भी सम्मिश्र संख्या का वास्तविक अक्ष की ये जो धनात्मक दिशा है, इसके साथ बना हुआ ये जो न्यूनतम कोण है, यही क्या कहलाता है, कोणांक कहलाता है। आगे बात समझ में। तो अब एक तरीके से देखिए, यहां आप tan अल्फा लगा दीजिए। ठीक है, tan अल्फा बराबर क्या, tan अल्फा बताओ
टेन अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन में कितना आ जाएगा, y अपॉन में अक्स, ये लो y अपॉन में अक्स आ गया। और यहां से अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन में अक्स। जो टेन अल्फा होता है ये एक प्रकार से त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात होता है लंब बटा आधार के रूप में, और जब दूरियों का अनुपात है तो ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, इसलिए इसका मॉडुलस लगा होता है। तो अब तो ये तो समझ में आ गई ना कि इसमें अल्फा बराबर टेन इनवर्स y अपॉन अक्स, ये मॉडुलस क्यों लगा होता है, क्योंकि देखो इधर आप अक्स नेगेटिव लोगे तो दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसमें मोड लगा हुआ है। ओके, अब आगे बात करते हैं इसके अंदर कि अब इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा। अब बताओ आर्गुमेंट कितना आएगा, जो थीटा है वो कितना आएगा। देखिए अगर फर्स्ट चतुर्थांश में है तो वास्तविक अक्ष ये हो गई और इसकी धनात्मक दिशा ये होगी, और धनात्मक दिशा के साथ बना हुआ न्यूनतम कोण, तो न्यूनतम कोण यही हो गया, और यही क्या आ गया, इसका कोणांक आ गया थीटा। इसका मतलब इस स्थिति में जो कोणांक थीटा आया वो किसके बराबर आ रहा है, अल्फा के बराबर आ रहा है। इसलिए प्रथम चतुर्थांश के अंदर जो आर्गुमेंट आपका z होता है यानी कि जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, अल्फा के बराबर होता है। बात समझ में आ गई क्या। इसलिए प्रथम चतुर्थांश में कोणांक थीटा बराबर अल्फा लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रिक हो गया, फर्स्ट क्वाड्रिक हो गया। अब मैं बात करता हूं सेकंड क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेटिक के अंदर क्या हो, द्वितीय चतुर्थांश में क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार से हैं, मैं द्वितीय चतुर्थांश में ले लेता हूं, ये लो, यहां कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लीजिए, यहां मैं कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लेता हूं, z बराबर ले लेता हूं x प्लस आयोटा y, x माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस आयोटा y, ये द्वितीय चतुर्थांश में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले ली, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, यहां ले लेते हैं z बराबर माइनस एक्स प्लस आयोटा y, ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रिक के अंदर है तो अब चलो इसको सोल्व करते हैं। सेकंड क्वाड्रिक के अंदर कैसे करते हैं, ये अपन सेकंड क्वाड्रिक लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको आप यहां से यहां मिला दीजिए, ठीक है, और इसको यहां से यहां मिला दीजिए। आपने ऐसे मिला दिया, इसको मिलाने के बाद यानी यहां से इसको आपने यहां मिला दिया और इसको यहां से यहां मिला दिया, तो यह आपका वो का वो हो गया, अक्स आ गया। लेंथ की बात कर रहे हैं, वैसे नेगेटिव डायरेक्शन है, लेंथ की बात कर रहे हैं, और ये लेंथ में क्या आ गया y, और वो का वो ये कोण कितना हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो चलो यहां पर इस स्थिति में आप टेन अल्फा बताइए कितना आ जाएगा। इस स्थिति में आपका टेन अल्फा वो का वो आ गया y अपॉन अक्स का मोड, क्योंकि पॉजिटिव है तो ओके, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव लेना होगा, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो अल्फा बराबर कितना आ गया, टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन में x, क्योंकि दूरियों का अनुपात होता है कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब देखिए अब बात आती है कि सेकंड क्वाड्रिक के अंदर जो कोणांक होता है वो पाई माइनस अल्फा क्यों होता है, इसका रीजन देखो। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपकी ये यहां है ना, इसका देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है, मूल बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब इसकी वास्तविक अक्ष की धनात्मक दिशा, तो वास्तविक अक्ष की धनात्मक दिशा होगी, इसके साथ बना हुआ न्यूनतम कोण, तो इसके साथ बना हुआ न्यूनतम कोण ये होगा, ठीक है। और ये कोण कितना आएगा, तो आप देखिए ये पूरा का पूरा कोण कितना है, पूरा एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना होता है, एक ऋजुरेखीय कोण होता है, यानी 180 डिग्री का होता है। तो ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, उसमें से ये अल्फा घटा दूं तो ये ऑटोमेटिक उधर वाला बच जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा तो पाई है, पूरे में से ये अल्फा घटा दो तो ये अल्फा घटा दो तो इधर वाला कितना बच गया, पाई माइनस अल्फा। और यही क्या होता है आपका कोणांक z होता है, यानी कि जो थीटा होता है वो कितना होता है, पाई माइनस अल्फा। इसलिए अब यहां कितना आ जाएगा, जो आपका आर्ग्यूमेंट z आया यानी कि जो थीटा आया वो कितना आ गया, पाई माइनस अल्फा आ गया। इसलिए सेकंड क्वाड्रेटिक के अंदर जो कोणांक होता है वो रेखा जो इसकी जो आपकी सम्मिश्र संख्या है वो वास्तविक अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ पाई माइनस अल्फा कोण बनाती है न्यूनतम, इसलिए इसका कोणांक भी ये हो जाता है। यहां पर बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, तो कोणांक z आपका यहां हो गया। अब आगे देखिए सेकंड क्वाड्रिक की बात कर ली, तो इसी प्रकार अब आपको कौन से क्वाड्रिक की बात करते हैं, इसमें थर्ड क्वाड्रिक की बात और कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रिक के अंदर देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से चतुर्थांश में है, थर्ड चतुर्थांश के अंदर है, तो इस स्थिति के अंदर आप क्या करो, इसको यहां से यहां पर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी z बराबर माइनस एक्स माइनस आयोटा y टाइप की होगी, राइट बात है।
यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो, इसको मूल बिंदु से यहाँ मिला लो, मिला दिया, ओके। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो आपका वो का वो अक्स आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा, ठीक है। हाँ, केवल ये लेंथ की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, ये डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव आ रहा है। इसके अंदर ये एंगल आप कितना मान लो, अल्फा मान लो। त्रिभुज जो आपका ये तो त्रिभुज है, इसमें ये कोण कितना मान लो, अल्फा। चलो आप टेन अल्फा निकालो इसके लिए, तो टेन अल्फा बराबर कितना आ जाएगा इस स्थिति में, इसमें इस स्थिति में टेन अल्फा कितना आ गया आपका, वो का वो आ गया लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वाई अपॉन में अक्स। और ये पॉजिटिव ले रहे हैं इसलिए मैं क्या लगा देता हूँ, मोड लगा देता हूँ, राइट बात। अनुपात हमेशा पॉजिटिव आता है। यहाँ से अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर आ गया टेन इनवर्स वाई अपॉन अक्स का मोड आ गया। क्लियर बात हो गई क्या। अब देखो इसको आगे करते हैं। अब बात करते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में जब आपके पास सम्मिश्र संख्या यहां है तो इसका वास्तविक अक्ष की धनात्मक दिशा ये होगी, रियल अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगी, वास्तविक अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बना हुआ न्यूनतम कोण। तो न्यूनतम कोण यहां कौन सा बनेगा, न्यूनतम कोण इसके देखो एक तो कोण इधर से बनता है, तो इधर से बनने वाला जो आपका वामावर्त दिशा में है एंटी क्लॉकवाइज, वो तो ज्यादा होगा। आप इसका जो इधर से जो कोण लेते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त दिशा से जो कोण लेते हो ये वाला, ठीक है, ये कोण न्यूनतम होगा, ठीक है। तो अब एक बार देखिए ये पूरा तो कितना है, पूरा कोण कितना है, पूरा तो आपका पाई है, पूरा कोण कितना है। जो अब इसका आर्ग्यूमेंट निकाल लेते हैं, आर्ग्यूमेंट z कितना आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेटिक के अंदर, चलो इधर नीचे लिख देते हैं इसलिए इसका आर्ग्यूमेंट z यानी कि जो थीटा आता है वो कितना आ गया, यहां पर देखो टोटल कितना है, टोटल कंप्लीटली पहले बताओ, अपन को ये चाहिए पहले कंप्लीटली बताओ, कंप्लीटली है पाई, ओके। और इस कंप्लीट में से ये अल्फा घटा दो तो ये इधर वाला बच जाएगा, तो ये लो माइनस अल्फा ठीक है। तो इस प्रकार कितना आ गया, ये कोण कितना आ गया, पाई माइनस अल्फा आ गया। लेकिन इसका मेजरमेंट देखो, अपन कोण हमेशा मापते हैं तो इस तरीके से वामावर्त दिशा में मापते हैं। अपन यहां पर कौन सी डायरेक्शन में माप रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में माप रहे हैं, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह लेना है। इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में मापने के लिए, मापने की वजह से इसको क्या लगा दो, माइनस लगा दो। फाइनली रिजल्ट कितना आ गया, माइनस पाई प्लस का अल्फा आ गया आपका थीटा बराबर, ठीक है। इस वजह से थर्ड क्वाड्रिक के अंदर जब भी अपना आर्ग्यूमेंट लेते हैं तो ये कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अब इसी प्रकार बात कर लेते हैं इसमें कौन से के अंदर, फोर्थ क्वाड्रिक के अंदर अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो, फोर्थ क्वाड्रिक के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो तो क्या करना है, देखिए फोर्थ क्वाड्रिक के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार से आ जाएगी। फोर्थ क्वाड्रिक में कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी यहां हो जाएगी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, z बराबर क्या आ जाएगा, अक्स माइनस का आयोटा y, इस टाइप से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको मिला दीजिए, यहां से इस अक्स के ऊपर रियल एक्सिस पे, और इधर इसको आप ओरिजिन पॉइंट से मिला दीजिए, यहां ओरिजिन पॉइंट से मैं मिला देता हूं, ठीक है। और वो की वो तरीका, ये आपका अक्स हो गया लेंथ में, और ये आपका लेंथ में कितना हो गया, y हो गया, और इस एंगल को कितना मान लो, अल्फा मान लो, राइट बात। चलो अब यहां पर वही तरीका, क्या करो आप पहले टेन अल्फा निकालो, टेन अल्फा कितना आ जाएगा, टेन अल्फा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार वाई अपॉन में एक्स, वो का वो पॉजिटिव लेना होता है हमेशा, तो ये पॉजिटिव ले लिया। यहां से अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, वो का वो टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई अपॉन में एक्स, ठीक है ये लो। अब बात किसकी करते हैं, कोणांक की बात करते हैं। तो कोणांक की बात कैसे करेंगे, यहां पर देखिए कोणांक क्या आ जाएगा, इस सम्मिश्र संख्या का, ये जो आपकी z सम्मिश्र संख्या है, इस सम्मिश्र संख्या z का वास्तविक अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बना हुआ न्यूनतम कोण ये आएगा, ठीक है। ये कोण क्या होगा आपका, थीटा होगा। इसमें ये कोण थीटा था, ठीक है, तो ये कोण थीटा था। तो अब इसके साथ ये जो थीटा आपका आ रहा है, थीटा कितना आ रहा है जरा बताना, टोटल कोण कितना है, ये अल्फा है, तो थीटा बराबर कितना आ गया, अल्फा। लेकिन अपन इसका मेजरमेंट को क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन से कर रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस का अल्फा। इसलिए फोर्थ चतुर्थांश में जब भी कोणांक लेते हैं तो थीटा बराबर कितना लेते हैं, माइनस का अल्फा लिया जाता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो इस प्रकार से अपन चारों चतुर्थांश में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसका कोणांक निकालेंगे। पहला काम करो, पता करो कौन से चतुर्थांश में, दूसरा काम क्या हो जाएगा आपका अल्फा निकालने का, और तीसरा काम डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो और इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आप यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद में इसमें आगे लेते हैं। अब बात करते हैं कोणांक की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें कोणांक की प्रॉपर्टी ले लेते हैं। हेडिंग लगाओ,
कोणांक के गुणधर्म, कोणांक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ए आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कोणांक के गुणधर्म क्या क्या होते हैं? देखो, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो इस स्थिति में आपके पास मान लो एक तो Z1 और दूसरी क्या है Z2, ये दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखिए कोणांक की जो प्रॉपर्टी है वो लेके चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी अपन लेते हैं कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो इनके गुणन का जो आर्ग्यूमेंट आता है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके गुणन का जो आर्ग्यूमेंट आता है वो कितना होता है? गुणन का आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होता है? उनके अलग अलग आर्ग्यूमेंट के योग के क्या होता है? बराबर आता है। ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इसी को देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, व्यापक रूप से लिख रहे हैं, प्लस का 2n पाई। इस प्रकार से अपन इसको व्यापक रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जनरली अपन क्वेश्चन करते हैं तो जनरली क्वेश्चन के अंदर अपन ये पहले वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, राइट बात। लेकिन व्यापक रूप में बात करें तो ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है, दोनों प्रॉपर्टीज की सही है। ठीक है, तो इसमें प्लस का 2n पाई भी कर सकते हैं, यहाँ n का मान -1 + 1 0 इस प्रकार से लिया जा सकता है। ठीक है, चलो दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसमें 2 नंबर, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं भाग देकर और फिर उनका आर्ग्यूमेंट निकालूं, यानी कि Z1 बट्टा Z2 का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट के अंतर के बराबर होता है, यानी Z1 माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ ए Z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कोणांक के अंतर के क्या होता है? बराबर। तो दो आपकी प्रॉपर्टी तो ये हो गई। अब इसमें लेते हैं 3 नंबर प्रॉपर्टी। 3 नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी जो कॉन्जुगेट होती है, संयुग्मी होती है Z बार, उसका जो कोणांक आता है वो क्या आता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोणांक का नेगेटिव, यानी कि माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z के बराबर आता है। यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार किसके बराबर आता है? माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ Z के बराबर आता है। इसी प्रकार चौथी प्रॉपर्टी भी देखिए इसके अंदर, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर -1, इसको 1/Z भी लिख सकते हैं। इसका जो कोणांक आता है वो कितना आता है? पावर जो होती है वो हमेशा पहले आ जाती है, तो माइनस पहले आ जाएगा और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी दोनों की होती है। यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार का भी जो मान होता है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इनवर्स का भी मान कितना होता है? माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो दोनों को आप चाहो तो कंबाइंड रूप में भी लिख सकते हो, यानी कि कंबाइंड रूप से कैसे लिख सकते हो? इस प्रकार से, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार बराबर माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/Z या Z इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंबाइंड प्रॉपर्टी इनकी हो गई। 4 प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर अपन कौन सी लेते हैं? 5 नंबर प्रॉपर्टी लेते हैं। 5 नंबर प्रॉपर्टी देखिए क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और उसकी पावर n ले रखी है, यानी Z की पावर कितनी है? n, और इसका आपको कोणांक सी, पावर n है, तो पावर कहां जाती है? पहले आ जाती है। जैसे इसमें आई थी ना माइनस थी पावर, तो माइनस पावर कहां आ गई? पहले, तो माइनस आ गया। तो पावर n है तो n से उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट को क्या कर दो? गुणा, यानी n आर्ग्यूमेंट ऑफ Z हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी इसकी एकदम बेसिक टाइप की प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस में आपको इसको यूज करना है। ठीक है, 5वीं प्रॉपर्टी पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्रकार देखो, एक अब क्वेश्चन टाइप के अकॉर्डिंग अपन इसमें प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं यहां पर। नेक्स्ट 5 के बाद में 6 नंबर प्रॉपर्टी लेते हैं। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z3, इसका जो मान होता है वो कितना होता है? तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, देखो मल्टीप्लाई है वहां तो आ जाएगा प्लस, देखो जहां पर भी मल्टीप्लाई है वहां प्लस, और जहां पर भी भाग है, डिवाइड है, वहां क्या आ जाएगा? माइनस। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और Z2 के बीच में तो प्लस आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, इन दोनों के बीच में प्लस, और बट्टे में है Z3 तो इसके लिए माइनस आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीसरी प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब देखो 7 नंबर प्रॉपर्टी, ये थोड़ी डिफरेंट है, स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज अपन इन्हीं से बनाकर आगे लिख रहे हैं।
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बटा जेड बार, इसका मान कितना होगा, इसका मान बताना है। तो देखिए इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बराबर। ध्यान रखें इन सभी प्रॉपर्टी के आगे प्लस माइनस 2n पाई या प्लस 2n पाई भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर केवल प्लस लिखते हो तो n यहां पर आप 1 माइनस 1 0 इस प्रकार से ले सकते हो, ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया, 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे आया। देखो आपको पता है यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अपॉन में जेड बार है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बटे में है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, ऐसे लिखा जा सकता है। अब आगे इसको सोल्व करो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस, अब देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार होता है माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो यहाँ माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा 2 टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इस प्रकार से इसका प्रूफ हो जाता है। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है नहीं है। इसी प्रकार आप 3 और 4 नंबर जो प्रॉपर्टी है इनके भी प्रूफ देख सकते हो। 3 नंबर प्रॉपर्टी का यहाँ पर प्रूफ देख देते हैं। 3 नंबर प्रॉपर्टी का प्रूफ आपको करवा देते हैं। 3 नंबर प्रॉपर्टी का देखिए, 3 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, जेड बार का आर्ग्यूमेंट। तो देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है जेड, वो आपकी इस प्रकार से होगी। यहाँ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी जेड होगी, वो कैसी होगी, जो भी होगी वो यहाँ जेड होगी, ठीक है। इसका ये कोणांक आ जाता है, आपका ये कोणांक आ जाता है कितना, जैसे मान लो कि ये कोणांक अपन ले लेते हैं थीटा हो गया, कितना हो गया, थीटा हो गया। तो अब जेड बार जो होगा, जेड बार क्या होगा, एकदम वास्तविक अक्ष में क्या होता है, इसका प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक अक्ष में प्रतिबिंब होगा तो जेड बार कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। जो भी जेड बार होता है वो यहाँ पर आएगा। इसको इस प्रकार से देख लो, अगर ये एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई होगा, और वो आपका सीधा सीधा यहाँ इसका प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ओके। अब देखिए इसका जो आर्ग्यूमेंट का जो कोणांक आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ऊपर थीटा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, माइनस का थीटा आ जाएगा। इस प्रकार अपन इस तीसरी प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये अपन ने जो 7 प्रॉपर्टी लिखी है इनमें कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या बोल रही है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के आगे माइनस लगा दिया जाए, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड का कोणांक निकालना हो, तो इसका कोणांक कितना आता है, किसी भी सम्मिश्र संख्या के पहले क्या लगा देते हैं, अगर माइनस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका कोणांक में कितना परिवर्तन हो जाता है। तो इसके कोणांक में या तो वो प्लस पाई आगे चला जाता है या प्लस पाई पीछे चला जाता है। तो यानी कि इसका जो कोणांक आता है वो कितना आ जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या तो प्लस पाई आगे या माइनस पाई, तो ये इसका कोणांक आ जाता है। ये विशेष तौर से ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी सम्मिश्र संख्या को माइनस से गुणा कर दिया जाए तो या तो वो प्लस पाई आगे जाएगा या माइनस पाई पीछे जाएगा। आगे बात समझ में। उसके बाद में इसमें 9 नंबर प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हो। इसी प्रकार से 9 नंबर प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किससे गुणा कर देते हो, आयोटा से गुणा कर देते हो। किससे गुणा कर देते हो, आयोटा से। आयोटा से गुणा करते ही कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, या तो आर्गुमेंट जो आपका है वो प्लस पाई आगे जाता है या प्लस पाई पीछे। तो ज्यादातर आयोटा से गुणा करते हो तो प्लस पाई आगे चला जाता है, ठीक है। इसमें अपन प्लस पाई क्या कर देंगे, आगे। तो इस स्थिति में इसका कोणांक कितना आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस का पाई बाय 2। पाई बाय 2 क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा। इस प्रॉपर्टी के ऊपर ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके फर्स्ट ग्रेड 2020 के अंदर आया था, लैंग्वेज के रूप में आया था, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड 2020 संस्कृत डिपार्टमेंट, फर्स्ट ग्रेड 2020 संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर आया था, संस्कृत डिपार्टमेंट में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो था ये संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा था कि अगर किसी भी सम्मिश्र संख्या z को अगर आयोटा से गुणा कर दिया जाए तो उसका कोणांक वामावर्त दिशा में कितना आगे हो जाता है, वामावर्त दिशा में कितना घूमेगा, ऐसे क्वेश्चन आया था। तो पाई बाय 2 आगे घूम जाएगा। क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको, चलो पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं। इसका जो कोणांक का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको पहले। ये रहा, ये आपके पास क्वेश्चन है।
फर्स्ट ग्रेड 2020 संस्कृत डिपार्टमेंट में जो क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, वो क्या आया था, यदि एक सम्मिश्र संख्या को आयोटा से गुणा किया जाए तो उसका संगत सदिश वामावर्त दिशा में किस कोण से घूमेगा, यानी किस कोण से, कितना एंगल से आगे चला जाएगा। तो इसका देखो प्रूफ भी आप चाहो तो यहां इसका प्रूफ भी मैं समझा देता हूं साथ साथ में, ठीक है। प्रूफ इसी का पहले प्रूफ कर लेते हैं। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप यूं समझे, एक छोटे एग्जांपल के तौर पर समझे, जैसे यहां कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये तो रियल एक्सिस हो गई और ये कौन सी हो गई, इमेजिनरी एक्सिस। और इस एक्स के ऊपर जैसे मान लो यहां ले लेता हूं 2 ले लेता हूं, कितना ले लेता हूं 2, ठीक है। z बराबर, एक छोटा इजी एग्जांपल समझने के लिए ले रहा हूं, इससे इजीली समझ में आ जाएगा। z बराबर 2 ले लिया, अब आप इसको आयोटा से गुणा कर दो, तो आयोटा से गुणा करते कितना हो जाएगा, आयोटा z तो कितना आ जाएगा 2 आयोटा सीधा सीधा कहां आ जाएगा आपका, यहां आ जाएगा 2 आयोटा आपका यहां आ जाएगा। आयोटा से गुणा करते कितना आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा 2 आयोटा। तो कितना घूम गया ये, यहां से यहां तक कितना घूम गया, आप खुद देखो, यहां से यहां तक ये कितना घूम गया, पाई बाय 2। वामावर्त दिशा होती है, इसने बोला है देखो वामावर्त दिशा, तो वामावर्त दिशा ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कितना घूम गया, प्लस का पाई बाय 2। तो ये बोल रहा है कि किस कोण पर घूमेगा, तो पाई बाय 2 कोण पर घूमेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ गया पाई बाय 2, पाई बाय 2 कोण पर। तो सीधा सीधा था ऑप्शन में पाई बाय 2, तो कोण पर अपन इतना डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 2, ठीक है क्या, ओके। तो ये क्वेश्चन था। चलो अब वापस अपन अपने कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अपन यहां बात कर रहे थे ये प्रॉपर्टी है, चलो आप एक बार ये प्रॉपर्टी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो होगी, नो प्रॉपर्टी होगी, नो की नो प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। आगे भी इसमें 1-2 प्रॉपर्टी और ऐड कर देते हैं। 10 नंबर प्रॉपर्टी और बात कर लेते हैं। देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है आर्ग्यूमेंट z, ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z, अगर इसको आपने क्या किया, आयोटा से गुणा किया तब तो प्लस पाई बाय 2 आगे हो गया, लेकिन आप इसको माइनस आयोटा से गुणा कर दो, माइनस आयोटा से, तो ये क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ये उस स्थिति में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस का पाई बाई 2, यानी कि पाई बाय 2 क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं। तो इस स्थिति में क्या कितना आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस का पाई बाई 2, ठीक है। तो ये आपकी इससे रिलेटेड जो 10 प्रॉपर्टी थी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रॉपर्टी तो कंप्लीट हो गई। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक और आपको मैं समझा देता हूं एक बार प्रॉपर्टी से रिलेटेड। देखो एक बार प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही कुछ बेसिक और है, कुछ प्रॉपर्टी और है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। एक बार 11 नंबर प्रॉपर्टी और लेते हैं। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उस स्थिति में z प्लस z बार का कोणांक निकालना है। तो इसका कोणांक आप कैसे निकालोगे, z और z बार का कोणांक कैसे निकालोगे। तो पहले तो जैसे देखो z प्लस z बार क्या होता है, पूर्णतया वास्तविक होता है, यह आपको पता है। z प्लस z बार कैसा होता है, देखो z और z बार क्या होता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ x होता है। कितना होता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z होता है, ठीक है। ये आपको बताया हुआ है, जब आपको कॉन्जुगेट जहां मैंने पढ़ाया था वहां पर आपको ये बताया था। दोबारा देख लो, सही चाहो तो इसको दोबारा समझ सकते हो। z बराबर क्या होता है, आपको पता है z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा y। तो इस स्थिति में z बार बराबर क्या हो जाएगा, बताना जरा, z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा y, ठीक है। तो यहाँ से देख लो z प्लस z बार कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 2x क्या होता है, 2 इंटू x होता है आपका रियल पार्ट ऑफ z, इस प्रकार से, राइट बात। तो ये पूर्णतः वास्तविक है, और पूर्णतः वास्तविक है तो इस स्थिति में इसका कोणांक कितना आएगा। देखो पूर्णतः वास्तविक संख्याओं के लिए अब एक कॉन्सेप्ट और, इसमें आपको कॉन्सेप्ट और बताना है, एक कॉन्सेप्ट और यहाँ नीचे ऐड कर देता हूँ मैं। पहले कॉन्सेप्ट ऐड कर देते हैं, उसके बाद में ये बहुत ही इजीली आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीधा लिखने के बजाय आप इसको ये चीज समझें। देखो यहाँ पर कोई भी, ये आपके रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, और इसके लिए जो आपका कोणांक थीटा बराबर आता है वो कितना आता है, 0 डिग्री। ये आपकी कौन सी है, रियल एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, और यहाँ थीटा बराबर कितना आता है, पाई, प्लस पाई या थीटा बराबर माइनस पाई। लेकिन इसके अंदर जो मेन जो आंसर होता है प्लस पाई यूज किया जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में प्लस पाई नहीं हो उस स्थिति में माइनस पाई भी यूज कर सकते हैं। यह आपकी इमेजिनरी एक्सिस हो गई, और यहाँ थीटा बराबर कितना होता है, पाई बाई 2,
और ये इमेजिनरी एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, और यहाँ थीटा बराबर कितना होता है, माइनस का π/2, नीचे की तरफ माइनस का π/2 होगा। इसका मतलब ये तो चीज समझ में हो गई कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस अक्ष के ऊपर है तो उसका कोणांक हमेशा कितना आएगा, 0 डिग्री। देखो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर मान लो जैसे मैं ले लेता हूँ √2, ठीक है, √2 का भी कोणांक कितना आएगा, √2 का भी कोणांक 1.4 होता है, तो इसका कोणांक भी कितना आएगा, 0 डिग्री, क्योंकि इस अक्ष के ऊपर है। तो इस अक्ष का इस अक्ष से, वास्तविक अक्ष की धनात्मक दिशा से इसका इसी अक्ष से कोण कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी प्रकार अगर आप ले लो यहाँ पर √3 ले लो और 2 ले लो, इन सब का कोणांक कितना आएगा, यहाँ फिर आप इसके आगे 3 ले लो, ठीक है, तो इन सब का कोणांक हमेशा कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा, इन सब का कोणांक कितना आएगा, 0 डिग्री। √3 का कोणांक भी 0, a का कोणांक भी 0, √2 का कोणांक भी 0, 3 का कोणांक भी कितना, 0। इस स्थिति में 0 आता है। लेकिन इस अक्ष के ऊपर कौन सी संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं, ये काल्पनिक अक्ष है, तो काल्पनिक संख्याओं को रिप्रेजेंट करेंगे। काल्पनिक संख्याओं का मतलब जैसे आप ले लो आयोटा, यहाँ पर ले लो √3 आयोटा, यहाँ ले लो 2 आयोटा, तो इन सभी का जो कोणांक आता है आपका, इन सभी का जो कोणांक आएगा √3 आपका आयोटा जो है, ये आपका आयोटा हो गया, ये √3 आयोटा हो गया, और ये 2 आयोटा हो गया। तो √3 आयोटा का भी कोणांक कितना आएगा, π/2, ठीक है, π/2, ओके। 2 आयोटा भी कोणांक कितना, π/2, ठीक है, और आयोटा का कोणांक भी कितना, π/2, समझ आ गया। और जो सम्मिश्र संख्या इस अक्ष के ऊपर होगी, इस अक्ष के ऊपर कौन होगी, जैसे -1, उसका कोणांक कितना आएगा, पाई। यहां मान लो जैसे -√3 हो गई, यहां -2 ले लो, इन सभी का कोणांक कितना आता है, पाई आता है। लेकिन ऑप्शन में पाई नहीं हो, उस स्थिति में क्या ले सकते हो, -पाई। लेकिन आपको फर्स्ट किसको मानना है, पाई को मानना है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बताओ। और अगर सम्मिश्र संख्या नेगेटिव में हो, जैसे मान लो माइनस आयोटा होता, या माइनस का √2 आयोटा होता, या माइनस का 2 आयोटा है, तो इन सब का कोणांक कितना आएगा, π/2 आएगा, ठीक है, इस अक्ष पे। तो इसका मतलब सीधे समझे, इस अक्ष के ऊपर होता है जो संख्याएं, उनका कोणांक थीटा बराबर पाई वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वास्तविक धनात्मक संख्याएं, यहां कौन सी संख्याएं आ जाती है आपकी, इस अक्ष के ऊपर कौन सी संख्याएं आ जाएगी, यहां पर मैं लिख देता हूं, सभी वास्तविक धनात्मक संख्याओं का कोणांक। ये किसका है, सभी वास्तविक धनात्मक संख्याओं का कोणांक, धनात्मक संख्याओं का कोणांक कितना होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री। क्लियर, सभी वास्तविक धनात्मक संख्याओं का कोणांक थीटा बराबर 0 होता है, और सभी वास्तविक ऋणात्मक संख्याओं का कोणांक कितना होता है, पाई। कितना होता है, पाई। क्लियर बात हो गई। और जो काल्पनिक के अंदर प्लस आयोटा वाली है उनका π/2, और जो काल्पनिक, ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज, कोणांक अलग चीज होती है, आयोटा का कोणांक भी π/2, 2 आयोटा का कोणांक भी π/2, ये चीज आप ध्यान में रखिए। इसके अंदर आप चाहो तो यहाँ नोट लगा के लिख लीजिए, आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, सभी का कोणांक थीटा बराबर π/2, ठीक है, ये होता है। और नीचे वाले का कितना होगा, -π/2। ये चीज क्लियर होगी, आपके पास मैपिंग हो गई इसकी। चलो अब अपना जो ऊपर क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z प्लस Z बार। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस Z बार कितना होता है, देखो यहां से देखो 2 × रियल पार्ट ऑफ Z पूर्णतः वास्तविक होता है। और जब पूर्णतः वास्तविक होगा तो वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन सा हो सकता है भाई, वास्तविक तो ये पूरी वास्तविक रेखा को रिप्रेजेंट करता है। वास्तविक में पॉजिटिव भी हो सकता है, और वास्तविक में क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कौन से पार्ट को लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे या नेगेटिव वाला, तो दोनों संभव है। 0 डिग्री भी संभव है और पाई भी संभव है, ध्यान रखो। इसका आंसर क्या होगा, या तो 0 आएगा या कितना आएगा, पाई आएगा। समझ में आ गया क्या, क्योंकि ये कैसा है, पूर्णतया पॉजिटिव आएगा तो वास्तविक आएगा, या
अगर वास्तविक धनात्मक तो 0 वरना पाई। इसी प्रकार इसमें 12 नंबर कॉन्सेप्ट एक और ले लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए z माइनस जेड बार, इसके बारे में चर्चा और करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड बार क्या होता है जरा बताइएगा आप, यहां पर मैं लिख देता हूं। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए, आर्ग्यूमेंट तो रहने देते हैं, z माइनस जेड बार, ये कितना होता है, ये होता है 2 इंटू इमेजिनरी, ये कितना होता है 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए z, ये होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो मान आता है वो एक्चुअल में 2 आयोटा y आता है, आपको पता हो तो। और 2 आयोटा y यानी आयोटा से मल्टीपल है तो ये पूर्णतया काल्पनिक है, और काल्पनिक संख्या होगी तो या तो ये 2 आयोटा y या तो प्लस का होगा तो ऊपर वाली x के ऊपर होगा, और माइनस का होगा तो नीचे वाले x पे होगा। तो ये तो कंफर्म होगा कि इसका जो मान होता है z माइनस जेड बार का जो मान होता है वो इस अक्ष के ऊपर होगा, और इस अक्ष के ऊपर होगा तो या तो प्लस पाई बाई 2 आएगा या माइनस पाई बाई 2 आएगा। तो इस स्थिति में इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, या तो प्लस पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2। तो मैं दोनों लिख देता हूँ, प्लस माइनस का पाई बाई 2। तो ये आपके दो शानदार कॉन्सेप्ट हो गए, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट हो गए, इनको विशेष तौर से ध्यान में रखें। एक तो ये वाला, ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया। इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखें। तो ये आपके टोटल कितने कॉन्सेप्ट हो गए, इस प्रकार से 12 कॉन्सेप्ट आपके तैयार हो गए। तो इन कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर आने वाले या एग्जाम में आए हुए, वो करते हैं। कुछ इसमें बेसिक क्वेश्चन से जो अपन ने जो इतनी प्रॉपर्टी पढ़ी है, 12 प्रॉपर्टी तो ये पढ़ ली, और उसके बाद में जो पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है उनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर स्टार्टिंग से क्वेश्चन लेते हैं। पहले ये एक क्वेश्चन डीएसएसपी पीजीटी एग्जाम 2018 में आया हुआ करते हैं। ठीक है, ये डीएसएसपी की एग्जाम, हाँ देखो आप आरपीएससी की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन आरपीएससी के साथ साथ जो आपकी केवीएस केंद्रीय विद्यालय की पीजीटी की एग्जाम होती है उसकी भी साथ में तैयारी हो जाती है। डीएसएसबी की एग्जाम की जो तैयारी, इस बार अच्छी वैकेंसी आ रही है तो उसकी भी साथ साथ तैयारी हो जाती है ना। तो ये भी साथ साथ आप परीक्षा, इनके जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस में वो करते रहे साथ साथ। चलो करो, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 1 + 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का कोणांक क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इजीली, आराम से इजीली हो जाएगा। नीचे से आपको एक बार इसको स्क्वायर को उठाओ, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं एक बार। इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं क्या करता हूं, इसको तो ऐसे कैसे रख लेता हूं, 1 + 2 आयोटा, नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं। 1 माइनस, वैसे तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा होता है, लेकिन यहां एक बार चलो डिटेल में कर देता हूं मैं। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 और फिर -2 आयोटा। ये लो, ये हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, फाइनल कितना आ गया, 1 + 2 आयोटा अपॉन में 1 + 2 आयोटा आ गया। ठीक है, ये लो कट गया, फाइनल आंसर कितना आ गया 1। और 1 कहाँ होता है, ये लो अभी अभी बताया था, 1 कहाँ स्थित होगा, वास्तविक अक्ष पर यहाँ स्थित होगा 1, तो 1 यहाँ होगा, तो इस अक्ष पर थीटा बराबर कितना होता है 0 डिग्री। कितना होता है 0 डिग्री। तो 1 का जो पूर्णतया वास्तविक धनात्मक संख्या है, तो इसलिए थीटा बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। इसका आंसर कोणांक कितना आ गया 0 डिग्री आ गया। बस आंसर हो गया, कोई दिक्कत है। अब आप सोचोगे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी था, है ना। एग्जामिनर ने कोशिश की थी आपको कंफ्यूज, आपके क्वेश्चन गलत कराने की। ऑप्शन 1 था, उसमें आपके पास था 2, ऑप्शन बी था उसमें था 1, ऑप्शन सी था उसमें था -1, ऑप्शन डी था उसमें था 0। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दिए थे। मतलब जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपके माइंड से एग्जामिनर ये मिसिंग करने की कोशिश कर रहा है कि कोणांक नहीं, आपको तो इसको हल करवाया था। ज्यादातर बच्चों ने इसको सोल्व किया, बहुत बार ऐसे होता है कि पूछ कोणांक रहा है लेकिन इसका जो मान आ गया 1 आ गया, ओपन ऑप्शन में देखते 1 है, लगा दो टिक। अरे आपको ऐसे इसकी वैल्यू नहीं पूछ रही है, इसको देखो, ऐसी माइनर मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो पूरी क्वेश्चन को पूरा ध्यान में रखे, पूछ क्या रहा है, कोणांक पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे हो जाती है कई बार, स्पीड की वजह से होती है गलती, वैसे कोई गलती नहीं होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आ रहा होता है, स्पीड की वजह से कई बार लग जाता है ऐसे। तो इन चीजों का ध्यान रखें, ऐसी गलतियां ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को करें आप। इफ z बराबर 1 + आयोटा √3 अपॉन में √3 माइनस आयोटा, देन एम्पलीट्यूड ऑफ z, आर्ग्यूमेंट z को एम्पलीट्यूड z बोलते हैं। तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे कितना आ जाएगा, कैसे करते हैं। इसकी अंदर प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ऊपर वाले को z1 मान लो, z1 बराबर तो कितना मान लो 1 + आयोटा
√3, ठीक है। और दूसरे को क्या मान लो, Z2 मान लो, इसको Z2 मान लो √3 माइनस आयोटा, तो ये Z1 बट्टा Z2 हो जाएगा। डायरेक्ट अपन इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। ऊपर एक को Z1 मान लो और एक को Z2 मान लो, तो पहले Z1 अलग से निकालो। ये कौन से चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में है, ठीक है। सीधा ही करना है, पहले चतुर्थांश में है 1 प्लस आयोटा √3, देखते पता कर लो कौन से चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में होता है तो थीटा बराबर, अब डायरेक्ट करो, थीटा बराबर कितना होता है अल्फा, और अल्फा का मान कितना होता है, अल्फा का मान होता है tan इनवर्स y अपॉन में x, तो √3 बट्टा 1, और इसको पहले मोड लगाओ तो धनात्मक हो गया। tan इनवर्स √3 का मान कितना, कितने डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री को लिखते हैं π/3, तो थीटा बराबर कितना आ गया, ये π/3। इसको θ1 कह दो, आर्ग्यूमेंट इसका ले रहे हैं ना, तो θ1 कह दो। अब इधर दूसरे वाले का भी ले लेते हैं, ठीक है। दूसरे वाले का आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, Z2 का। ये कौन से चतुर्थांश में है, देखते बताओ फटाफट, √3 माइनस 1, ये चौथे चतुर्थांश में आ गई, ठीक है, चौथे चतुर्थांश में। और चौथे चतुर्थांश में जो आपका θ2 ले लेते हैं, θ2 बराबर कितना आएगा, माइनस का अल्फा आएगा, ठीक है। पूरा डिटेल में ना करके ऐसे सीधा फॉर्मूला लगो, थीटा जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो माइनस अल्फा आएगा, और माइनस अल्फा, अल्फा का मान तरीका एक ही है, tan इनवर्स y अपॉन में x, तो 1 बट्टा √3, या माइनस मत लेना, -1 नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी क्या है मोड लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या लो, प्लस लो। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर माइनस का 1 बट्टा √3 का मान कितना होता है, ये 30 डिग्री का होता है, तो कितना हो गया, tan इनवर्स π/6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसका निकालना है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आ गया और ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। इसको चाहो तो पूरा डिटेल में लिखोगे क्या, ऐसे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ठीक है। चलो अब इसको पूरा अपन कर लेते हैं। तो अपन को आर्ग्यूमेंट ऑफ Z चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कितना आ जाएगा, Z1 बट्टा Z2, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बट्टा Z2 है, ठीक है, Z1 बट्टा Z2 का चाहिए, इस प्रकार वाली प्रॉपर्टी लग गई। तो ये तो मैं यहाँ समझाने के लिए डिटेल में कर रहा हूँ, आपको तो एग्जाम में इतना डिटेल से करने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट कर लीजिए ना। ओके, तो इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 का मान कितना है, π/3, तो इसमें π/3 आ गया, इसका मान आ गया π/3, और माइनस का इसका मान कितना आ गया, माइनस का π/6 माइनस का, ठीक है। टोटल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो टोटल ऐड कितना हो जाएगा, π/, सीधा कर लो आप इसको, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ ऐड करके π/3 माइनस माइनस प्लस का π/6 कितना आ जाएगा, 6 कितना आ गया 2π, और ये कितना आ गया π/2 आ गया, 60 डिग्री आ गया। वैसे ही आप π/2 आ जाएगा, वैसे आप इसको देख सकते हो 30 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना आ गया 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा π/2 आ गया। ये इसका राइट आंसर आ गया। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं अपन, इसका मान निकाल सकते हैं। अब ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप करो इसका पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। देखो सबका अलग अलग निकालना ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 माइनस आयोटा का निकालो पहले सबका, ये Z1 Z2 अपॉन में Z3 यू वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पूरे का एक साथ निकालेंगे। तो 1 माइनस आयोटा का निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस आयोटा कौन से चतुर्थांश में है, ये चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में तो थीटा बराबर कितना होता है, माइनस का अल्फा होता है, ठीक है, माइनस का अल्फा, थीटा बराबर माइनस का अल्फा होता है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू अपन आगे लिखते हैं इसमें, अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा इसके लिए, माइनस का tan इनवर्स, ये माइनस तो ये वाला है, इसका अल्फा क्या है tan इनवर्स y अपॉन में x, तो 1/1, और ये 1/1 कितना आ गया, तो इसका मान आ गया माइनस का π/4, ठीक है। एक tan इनवर्स एक का मान π/4 होता है, माइनस लगा हुआ है। दूसरा इसमें लेते हैं, दूसरा पॉइंट इसका मान ले लेते हैं √3 माइनस आयोटा, ठीक है। √3 माइनस आयोटा भी कौन से चतुर्थांश में हो गया, ये भी डायरेक्ट सेकंड चतुर्थांश में हो गया, और सेकंड चतुर्थांश में हो गया, ठीक है। तो इसके लिए थीटा बराबर वही माइनस का अल्फा आ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू माइनस का tan इनवर्स y अपॉन में x, तो 1/√3, और 1/√3 का मान फाइनली कितना आ जाएगा, माइनस तो ये है ही, और 1/√3 किसका मान होता है, tan इनवर्स 1/√3, ये 30 डिग्री का आता है, 30 डिग्री का मतलब π/6, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरा इसमें पॉइंट लेते हैं अपन, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लेते हैं इसके अंदर 2 प्लस आयोटा 2√3, ठीक है। अब ये कौन से चतुर्थांश के अंदर है, ये डायरेक्ट पता चल जाएगा, ये पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में है, तो पहले चतुर्थांश में थीटा बराबर कितना होता है, अल्फा होता है, थीटा बराबर अल्फा होता है, तो अल्फा की वैल्यू रख दो इसके अंदर। तो tan इनवर्स y अपॉन में x, तो 2√3/2, 2√3/2 कट जाएगा, √3 बचेगा, और √3 का मान कितना आएगा,
60 डिग्री हो जाएगा, और 60 डिग्री का होता है π/3। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। तो अब इसका पूरे का आर्ग्यूमेंट, इसको मैं मान लेता हूँ z मान लो, इसको क्या मान लो, z मान लो। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा, और प्लस का इसका गुणा जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 माइनस आयोटा, ठीक है, और माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 + 2 + आयोटा 2√3, ठीक है। इतना ना करके आप इसको z1 मान लो, z2 मान लो, और इसको z3, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 z3 सीधा आप इसको लिख सकते हो ना। चलो शॉर्ट वाला तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा, इतना डिटेल में मत लिखो, डिटेल में लिखोगे ज़्यादा कन्फ्यूज होगे, शॉर्ट वाला ही अपन यूज कर लेते हैं। इसको जो पहले वाली है इसको z1 ले लो, इसको क्या ले लो, z2 ले लो, और इसको क्या ले लो, z3 ले लो, ठीक है। तो अब सीधा ले लेते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये z1, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 आ जाएगा, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 आ जाएगा, और नीचे वाला आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z3। भाई ये z1 z2 z3 हो गया, तो z1 × z2 अपॉन में z3, तो z3 कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। सबकी वैल्यू रख दो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 की वैल्यू माइनस का π/4, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 की वैल्यू ये वाला z2 वाला आ गया, तो माइनस का π/6, और माइनस आर्ग्यूमेंट इसका मान आ गया माइनस का π/3, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, ये तो माइनस का π/2 हो गया, 30 डिग्री और 60 डिग्री तो 90 डिग्री, माइनस का π/2 हो गया, और माइनस का π/2 में ये माइनस का π/4 और माइनस का π/2 आ गया, ये कंबाइंड कर दिया लास्ट वाले दोनों को, ठीक है। और ये टोटल कितना आ जाएगा, माइनस का 3π/4, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो बताओ कोणांक निकालने में कोई दिक्कत है, आराम से इजीली कर सकते हो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक तरीके से। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं, ये नोट कीजिए आप एक बार। अब एक इसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चंस भी अपन लेंगे अभी जस्ट इसमें, ठीक है। उससे पहले एक अपन यहां प्रैक्टिस क्वेश्चन और कर लेते हैं। पावर वाला जो क्वेश्चन है, पावर वाली जो प्रॉपर्टी है वो लगा तो देंगे, आसान है लगाना, लेकिन उसके बाद में भी इसमें एक और कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है कुछ क्वेश्चनों में, तो वो आपको करवाते हैं। तो देखो यहां पर देखो, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना, तो पहले आप क्या करो, सीधा सीधा अंदर वाली जो है उसका आर्ग्यूमेंट निकालो, आयोटा माइनस का √3 इसका आर्गुमेंट निकालो। तो ये कौन से क्वाड्रिक के अंदर है, तो ध्यान रखो, इसको देखो उल्टा लिखा हुआ है, ये एक तरीके से आपका सेकंड क्वाड्रिक का आंसर है, सेकंड क्वाड्रिक के अंदर है, क्योंकि इसको उल्टा लिख रखा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको देखो सही लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दो एक प्रकार से, माइनस का √3 और प्लस का आयोटा। तो ये एक्चुअल में कौन से क्वाड्रिक के अंदर है, ये सेकंड क्वाड्रिक की कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझ आ गया। ओके, अब सेकंड क्वाड्रिक के अंदर है तो थीटा बराबर कितना होता है, यहां पर थीटा बराबर होता है पाई माइनस का अल्फा। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, ज्यादा स्टेप यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पाई माइनस अल्फा, अल्फा कितना होता है, अल्फा होता है, सब में एक ही तरीका अल्फा निकालने का, tan इनवर्स y अपॉन में x, तो 1/√3 का मोड लगा दिया, इसलिए नेगेटिव साइन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। 1/√3 किसका मान होता है, पाई माइनस 1/√3, यहां पर 60 डिग्री का हो जाएगा, सॉरी 30 डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री को लिख देंगे π/6, ठीक है। और ये फाइनली कितना आंसर आ गया, 5π/6, ठीक है। ये आपका जो थीटा आया वो 5π/6 है। ये अंदर वाली कॉम्प्लेक्स नंबर का आया है, पावर 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब इसका जब सॉल्यूशन आप करोगे, ठीक है, तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालोगे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो आएगा वो कितना आ जाएगा, पावर 8 है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा माइनस का √3 की पावर 8, पावर 8 कहाँ जाएगी पहले, तो 8 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 आयोटा √3, ठीक है। और इसका आयोटा, इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, थीटा,
तो 8 इंटू इसका पूरे का पूरे का जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा, तो डायरेक्ट आप 8 गुना थीटा लिख दो। थीटा का मान आप यहाँ लिखोगे तो 8 इंटू में थीटा का मान 5 पाई बाई 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 पंजू 40 और इसको काट दो तो कितना आ गया 20 पाई बट्टा में 3, ये आंसर आ गया। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, ये चीज यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट और ऐड हो जाता है। यहां पर जो थीटा बराबर आर्ग्यूमेंट जो है आपका आया, आर्ग्यूमेंट जो जेड आया, आर्ग्यूमेंट जेड आया वो आया आपका 20 पाई बाई 3। ठीक है, ये आपका आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। ध्यान रखें, आर्ग्यूमेंट जो कोणांक होता है वो हमेशा ही, यहां पर एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर लीजिए आप, आर्ग्यूमेंट z जो होता है ये हमेशा ही क्या होता है, पाई और माइनस पाई के बीच होता है। माइनस पाई से बड़ा या उसके बराबर और पाई से छोटा या उसके बराबर, यानी कि माइनस पाई और पाई के बीच में आता है। क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहां है, ज्यादा से ज्यादा मान लो यहां है, यहां, तो आप देखो इसका जो कोणांक आएगा वो आ जाएगा, ये भी पाई से कम। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ मिला तो भी आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है। ठीक है, आप कहोगे कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, यहाँ इस जगह है, तो क्या करेंगे इसको यहाँ से मिला दो और इस स्थिति में भी आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, नीचे से, ऊपर से ना लेके नीचे से ले लो, तो नीचे से लोगे तो भी क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ये आ जाएगा। तो हमेशा अगर यहाँ है तो उस स्थिति में कितना आ जाएगा, उस स्थिति में आपका पाई आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा माइनस पाई और ऊपर से प्लस पाई हो सकता है। ठीक है, और या फिर उससे कम आएगा। अगर ऊपर से लोगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है, ऊपर से ज्यादा कितना आ सकता है, ऊपर की डायरेक्शन ज्यादा से ज्यादा पाई आ सकता है। ठीक है, तो पाई और माइनस पाई के बीच में ही हमेशा कोणांक आएगा। तो ये चीज, जबकि ये क्या है 20 पाई अपॉन में 3 है, तो ये तो क्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जब कोणांक पाई और माइनस पाई के बाहर की रेंज का आता है, अगर प्लस में बड़ा है तो 2 पाई माइनस करते जाओ। क्या करना है, ध्यान से रखो, दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट कर लो। अगर कोणांक प्लस में 2 पाई से ज्यादा है, पाई से ज्यादा है, प्लस के अंदर पाई से ज्यादा है, तो 2 पाई माइनस करते जाओ और 2 पाई तब तक माइनस करो जब तक आपका कोणांक इस रेंज में ना जाए। और मान लो कि माइनस में ज्यादा है या माइनस का 20 पाई बाई 3 होता, तो उस स्थिति में जब माइनस है तो प्लस करते जाओ, प्लस 2 पाई करते जाओ और तब तक करो जब तक कि कोणांक इस रेंज में ना आ जाए। तो चलो एक बार अपन प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसमें करना पड़ेगा, तो 20 पाई बाई 3, इसमें से क्या करो 2 पाई माइनस करो। 2 पाई माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 पाई कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 14 पाई बाई 3। एक बार डिटेल में बता रहा हूं, फिर आप इसको एक साथ भी 2 पाई की जगह 4 पाई या 6 पाई एक साथ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब 14 पाई बाई 3 ये भी पाई से ज्यादा है, कैसे पता चलेगा, अगर आपका जो अंश जो है हर से बड़ा है तो वो हमेशा पाई से ज्यादा होता है। अब इसमें से क्या करो, फिर 2 पाई माइनस करो, तब तक करते जाओ जब तक इस रेंज के अंदर ना आ जाए। तो फिर वो 6 पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 पाई बाई 3, अभी भी ज्यादा है। अब 8 पाई में से क्या करो फिर 2 पाई माइनस करो और फिर 2 पाई माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, समझ आ गया ना। तो ये आपका जो आंसर आया ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ए जेड बराबर कितना आएगा 2 पाई बाई 3, ये आंसर आएगा। अब मान लो कि ये, मान लो सपोज दैट माइनस होता, या माइनस होता तो ये माइनस आता, तो उस स्थिति में अपन प्लस 2 पाई करते जाते जब तक इस रेंज में ना आ जाए। एक्चुअल में ये क्यों करना पड़ रहा है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, ये तरीका क्यों यूज करना पड़ रहा है, इसको आप यहां ऐसे समझें। 2 पाई बाई 3 का मतलब है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर थी 2 पाई बाई 3 का मतलब ये यहाँ 180 लिख दो तो 120 डिग्री हो गया। तो 120 डिग्री एक तरीके से यहाँ आता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ आएगा तो एक तरीके से यहाँ आएगा। अब इसको यहाँ से मिला दीजिए, तो ये मैं मिला देता हूँ, ये लो मिला दिया। तो एक तरीके से क्या हुआ कि जो कोणांक जब आपने निकाला इस सम्मिश्र संख्या का, जो पावर 8 है, ये एक तरीके से यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, यहाँ। ठीक है, जब आपने इसका कोणांक निकाला तो कोणांक कितना आया 20 पाई बाई 3 आ गया। 20 पाई बाई 3 का मतलब यह आ गया कि जब आपने इसने मेजरमेंट किया तो वो ऐसे कर लिया 2 पाई और फिर 2 पाई और, तो कितना हो गया 4 पाई। 4 पाई के बाद में कितना हो गया 2 पाई और, तो 6 पाई। ठीक है, ये देखो पहला 2 पाई, दूसरे राउंड 4 पाई, तीसरा राउंड 6 पाई। 6 पाई और प्लस का 2 पाई बाई 3,
चलो एक बार करो, 6 पाई प्लस का 2 पाई बाई 3, 36 18 और 2 पाई तो 20 पाई बाई 3। ये इस प्रकार से ये जो कोणांक इस सम्मिश्र संख्या का मेजरमेंट किया हुआ है वो इतनी बार चक्कर लगाकर मेजरमेंट किया हुआ है। तो एक 2 पाई का साइकिल हटा दो, फिर 2 पाई का साइकिल हटा दो, आपको तो मिनिमम निकालना है ना, तो इतने चक्कर क्यों लगाओ, आप डायरेक्ट ही निकालो ना, इसको डायरेक्ट निकालो, बस डायरेक्ट यहां से यहां तक डायरेक्ट निकालो 2 पाई बाई 3। और जो नीचे वाला जो आया है, नीचे वाला जो इसका कोणांक आर्ग्यूमेंट का जो साइकिल आ रहा है वो आ रहा है कितना 20, वो आ रहा है 20 पाई बाई 3। ठीक है, तो नीचे वाला साइकिल 20 पाई बाई 3 का है और ऊपर वाला 2 पाई बाई 3 का है। तो ये इस तरीके से 2 पाई का राउंड फिगर हटा देते हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। समझ में आया क्या? यानी कि जब भी मान जो कोणांक है वो इस रेंज से बाहर आ रहा है तो प्लस में ज्यादा है तो 2 पाई माइनस करते जाओ, और माइनस में ज्यादा है तो प्लस 2 पाई करते जाओ। ठीक है चलो नेक्स्ट अपन इसमें लेते हैं नेक्स्ट देखो, अब अपन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए दो क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2016 में भी कोणांक का क्वेश्चन आया है और फर्स्ट ग्रेड 2014 में भी कोणांक का क्वेश्चन आया है। दोनों बार कोणांक का क्वेश्चन आया हुआ है 16 और 14 में। पहले 16 का एक क्वेश्चन देते हैं, देखो इस टाइप का, क्योंकि थोड़ा सा अपन को आइडिया होना चाहिए कि आरपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आइडिया होगा तो अपन फिर क्वेश्चन करने में अपने आसानी रहेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखो बात करते हैं। आयोटा इंटू में 3 माइनस आयोटा अपॉन में 2 प्लस आयोटा प्लस का 3 प्लस आयोटा अपॉन में 2 माइनस आयोटा का कोणांक क्या होगा? यह फर्स्ट ग्रेड 2016 में आरपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका देखो सॉल्यूशन देखो किस प्रकार से करते हैं। सॉल्यूशन करें अपन इसका। ठीक है, तो देखो आप क्या करो, पहले इसका अंदर वाले का एलसीएम ले लो, तो आयोटा तो गुणा में रह जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू में 2 माइनस आयोटा। ये अपन ने क्या कर लिया, इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं, 2 का 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और इसका इससे करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा, आयोटा का, अब फिर इसका कर दिया, अब आयोटा का करो तो माइनस का 3 आयोटा, और इसका करेंगे तो माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस का हो गया, और फिर आयोटा स्क्वायर का मान वापस कितना आ जाएगा माइनस का 1। मैं डायरेक्ट कर देता हूं। अब इसका इधर करोगे, 2 का 6 से 3 से क्या तो कितना आ गया 6, और 2 का इससे करेंगे तो प्लस का 2 आयोटा, और आयोटा का गुणा 3 से करेंगे तो प्लस का 3 आयोटा, आयोटा का गुणा प्लस आयोटा से करेंगे तो कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो ये आपके पास टोटल वैल्यू आ गई। यहाँ एक चीज देखिए, इसमें कौन कौन सा पार्ट कट रहा है। इसके अंदर 2 आयोटा 3 आयोटा, 2 आयोटा और 3 आयोटा, ये तो कैंसिल हो गया, आयोटा तो पूरा ही कैंसिल हो गया, पूरा गया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, कैंसिल हो गया तो हो जाने दो। आगे देखो आयोटा तो गुणा में है, ये देखो 6 और 6 12 माइनस 1 और माइनस 1 तो माइनस 2 गया, तो कितना आ गया 10 बट्टे में a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो। तो 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, माइनस आयोटा स्क्वायर का मान कितना आ गया, आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। टोटल जो आंसर आ रहा है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 10 आयोटा बट्टे में 5, तो लास्ट में कितना आ गया 2 आयोटा, इसका आंसर आ गया। और 2 आयोटा कौन सी अक्ष के ऊपर स्थित है, आप सभी को पता है 2 आयोटा कहाँ स्थित होगा, 2 आयोटा आपका यहाँ आयोटा, और ये 2 आयोटा आप यहाँ से मान लो 2 आयोटा आपका यहाँ स्थित होगा। ठीक है, ये 2 आयोटा आपका यहाँ स्थित होगा, और इस अक्ष के ऊपर स्थित होता है तो थीटा बराबर कितना होता है π/2। तो फाइनली जो आपका आर्ग्यूमेंट थीटा आया वो कितना आ गया π/2 आ गया। आगे के बाद सबको समझ में, तो इसका मतलब इसका जो कोणांक आएगा वो कितना आएगा π/2 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ था वो आप देख सकते हो। अब चलो इसमें थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड 2014 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, x प्लस आयोटा वाई अपॉन में x माइनस आयोटा वाई का कोणांक है जबकि मोड ऑफ y अपॉन x ग्रेटर देन 1 है। बहुत शानदार क्वेश्चन आया था एग्जाम के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था ये, और अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट और सीखने को मिलेगा आपको। आपको क्या करना है, इसका कोणांक चाहिए, इसका कोणांक चाहिए। ठीक है, तो इसका कोणांक निकालने के लिए आप इसको z मान लो। ठीक है, तो z मान लेता हूं मैं इसको, z बराबर इसका सॉल्यूशन अपन ले रहे हैं। z बराबर क्या कर लेता हूं, x प्लस आयोटा वाई अपॉन में क्या कर देते हैं x माइनस आयोटा वाई यहां पर ले लेते हैं। ठीक है,
अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए, ये लो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए जेड चाहिए, तो इसको क्या ले, इसका भी आर्ग्यूमेंट ले लो, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए एक्स इधर लगा देते हैं, इसी के लगा देते हैं अपन आर्ग्यूमेंट, दोनों साइड आर्ग्यूमेंट लगा देते हैं, ये लो आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, और नीचे वाले का माइनस आर्ग्यूमेंट एक्स माइनस आयोटा वाई। क्या किया मैंने, देखो आर्ग्यूमेंट z1 बटा z2 होता है, तो आर्ग्यूमेंट z1 माइनस z2 हो जाता है, तो ये अपन ने यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर ली, ठीक है। ये यहाँ थोड़ा सा बीच में सही लिख देते हैं एक बार, ठीक है, ओके। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 टाइप का हो गया। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखो सिंपल, अगर कहीं पर भी ऐसे कोई सम्मिश्र संख्या है z बराबर x प्लस आयोटा वाई, तो इसका सिंपल आर्ग्यूमेंट चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो आपको ये नहीं पता ये कौन से क्वाड्रिक के अंदर है, तो इस स्थिति में आप डायरेक्ट लिखें, क्या लिखोगे, टेन इनवर्स y अपॉन में x, कोई मोड वगैरह नहीं लगाना, डायरेक्ट इस तरीके से लिखना होता है। तो इस स्थिति में इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट आ गया टेन इनवर्स y अपॉन में x, और इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स माइनस का y अपॉन में x। चिन्ह सहित लो, क्योंकि अपन को अभी ये नहीं पता कि ये कौन से चतुर्थांश में है, क्योंकि अक्सर y की वैल्यू फिक्स नहीं है। आपको पता है टेन में इनवर्स में माइनस होता है तो बाहर आ जाता है, तो कितना आ जाएगा ये टेन इनवर्स y अपॉन में x, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का हो गया टेन इनवर्स y अपॉन में x। टोटल जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, टू टेन इनवर्स y अपॉन में x, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहां पर आपको समझने वाली है, ऑप्शन में आपके पास ये भी मिलेगा, इसको जिसने टिक कर दिया उसका क्वेश्चन गलत हो गया। यहां पर एक कंडीशन और दी हुई है, कंडीशन क्या है कि मोड ऑफ y अपॉन में x ग्रेटर देन क्या है, 1 है। तो इस प्रॉपर्टी को भी आपको साथ में समझना था, यानी कि मोड ऑफ y अपॉन x 1 से बड़ा है, तो आप यहां देखें y अपॉन x जो है वो 1 से बड़ा है। अगर y अपॉन x अगर 1 है, एक बार मान के चलो 1 है, तो टेन इनवर्स a का मान 45 डिग्री होगा, और 2 से गुणा करते ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा, यानी आर्गुमेंट कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन y अपॉन x का मान 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब इसका टेन इनवर्स से 1 से बड़ी संख्या अगर होती है टेन इनवर्स से, तो इसका मान 45 डिग्री से ज्यादा, और 45 डिग्री से ज्यादा होता है उसको जैसे 2 से गुणा करेंगे तो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो ये 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये 45 डिग्री से ज्यादा है, ये टोटल 2 से गुणा होता है 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 डिग्री से ज्यादा होती है कौन से चतुर्थांश में चला गया, सेकंड चतुर्थांश में। और सेकंड चतुर्थांश के अंदर जो आपका जो टेन इनवर्स आता है, उसको सेकंड चतुर्थांश में हमेशा टेन इनवर्स को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस का टू टेन इनवर्स y अपॉन में x, इस रूप में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, यहां पर रीजन अपन डाल देंगे। रीजन क्या है यहां पर कि y अपॉन x का जो मोड है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इस स्थिति में जो आपका टू टेन इनवर्स y अपॉन में x है, ये क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में है। किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। और द्वितीय चतुर्थांश में जब भी टेन इनवर्स स्थित होता है तो उसको पाई माइनस लिखते हैं। जो इसका जनरल सॉल्यूशन जो आता है वो कितना आता है, इसका मुख्य मान जो आता है वो कितना आता है, पाई माइनस टू टेन इनवर्स y अपॉन में x, इस प्रकार से लिखा जाता है। क्लियर हो गई क्या, चलो यहां तक इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट की बातें हुई। अब इसके अंदर आर्ग्यूमेंट यानी कोणांक और मापांक की कंबाइंड जो प्रॉपर्टी होती है वो भी इससे रिलेटेड है। चलो इसमें थोड़ा अपन आगे देखते हैं। ये अपन ने कर लिया, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, संस्कृत डिपार्टमेंट 2020। इसके अंदर केवल एक ही पोस्ट निकली थी, एक ही पोस्ट आई हुई थी इसके अंदर, ठीक है। संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर मैथ्स की जो पोस्ट होती है वो सर्जित नहीं है, केवल एक ही पोस्ट है, उसके ऊपर सिलेक्शन हो चुका है। ऑल राजस्थान टॉपर थी, है ना। तो नेक्स्ट देखो, इसके अंदर ये आपने वो प्रॉपर्टी की थी,
इसमें अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ मापांक और कोणांक की जो संयुक्त प्रॉपर्टी है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मापांक और कोणांक की जो संयुक्त प्रॉपर्टी है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट है मापांक और कोणांक की जो संयुक्त प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में बात करें। देखो 3-4 प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3-4 प्रॉपर्टी, उनके बारे में अपन विचार करते हैं। हेडिंग लगा लो, मापांक व कोणांक के गुणधर्म। मापांक व कोणांक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इनकी संयुक्त प्रॉपर्टी अपन यहां पर लेते हैं। तो देखिए मापांक और कोणांक की संयुक्त प्रॉपर्टी से पहले एक आपको संयुग्मी की प्रॉपर्टी समझनी होगी। यहां पर संयुग्मी के अंदर क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक Z1 है, एक Z2 है, तो Z1 प्लस Z2 का बार प्लस का Z1 का बार इंटू Z2 का बार, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का बार। अब ये मान आया कैसे, ये आपको अपन समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो प्रूफ है, प्रूफ आप यहां ले सकते हो, प्रूफ भी करते हैं साथ साथ में। ठीक है, देखो आपके पास Z1 और Z2 का बार है और प्लस इधर क्या है Z1 का बार और Z2 का ये है। अब इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हो, Z1 इंटू Z2 का बार और प्लस का Z1 Z2 का बार का कंप्लीट बार। ठीक है, अपन एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बार का बार अगर वापस हो तो वापस वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z आ जाता है। ये प्रॉपर्टी अपन ऑलरेडी जानते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बार का बार हो तो वापस वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज देखो, इसको वापस आप हटाओ तो वापस हटाओगे तो अलग अलग हो जाएगी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई का अगर आप कॉन्जुगेट ले रहे हो तो अलग अलग के कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, तो इसको अलग अलग तोड़ो तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसको ये से लिखो, Z1 Z2 का जो बार का बार लिया है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अलग अलग Z1 का बार इंटू में Z2 के बार का बार, और इसको आगे क्या लिख सकते हैं Z1 का बार इंटू Z2। तो ये तो है Z1 का बार इंटू Z2 को उसको ऐसे लिखा है, तो ये तो है Z1 का बार इंटू Z2 को क्या लिखा है आपने, ये यहाँ पर देखो Z1 का बार इंटू Z2 को क्या लिखा आपने, ऐसे लिखा है, तो इसको अपन डायरेक्ट ऐसे तो लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसको आगे देखो, इसको पूरे को पूरी, ये जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पूरे को पूरे को आप क्या मानो, Z मानो, इसको पूरे को क्या मानो Z। तो अपन जानते हैं Z प्लस Z बार क्या होता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z होता है। ठीक है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z होता है, ये प्रॉपर्टी जानते हैं। तो इसको इसी प्रकार से माने, अपन मान लेते हैं इसको Z मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं Z बार, जहां Z बराबर क्या लिखता है Z1 और Z2 का बार, इस प्रकार से मान लेते हैं। ठीक है, ये इसको Z मान लिया तो ये Z हो गया और Z का क्या हो गया, बार हो गया। तो ये इसको क्या लिख देंगे, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z लिख देंगे, ये लो, और Z की वैल्यू वापस लिख दो, तो 2 इंटू Z की वैल्यू जैसे आपने वापस लिखी तो कितने आ गई, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का बार। तो ये प्रॉपर्टी आ गई नहीं अपनी, तो इसलिए आप पहली प्रॉपर्टी ये डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन इसमें यूज करते हैं 2 नंबर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी एक हो गई, अब 2 नंबर प्रॉपर्टी इसके अंदर लेते हैं। फॉर्मूला है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, इसका मान कितना होता है, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, इसका मान कितना होता है। इसके देखो फॉर्मूला क्या क्या, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है, Z1 Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस, यहां पर पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ, या फिर चलो ये लिख दो, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का बार। एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस का, चलो इसको ऊपर नीचे रिवर्सिबल कर दे, क्या रिवर्सिबल कर दे, इस वाले को नीचे लिख देता हूं मैं, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का बार, थोड़ा अच्छा लगेगा। नीचे इसको नीचे लिख दे, ऊपर वाला एक नया फॉर्मूला और लिख देते हैं यहाँ, Z1 Z2 का बार
प्लस Z1 का बार Z2। ठीक है, ये लो, क्योंकि इसको अपन ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका पहला फॉर्मूला तो आपके पास ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला ये आ गया क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं, और तीसरा फॉर्मूला और है इसका। तीन फॉर्मूले, देखो आप कहीं पढ़ते हो तो कोई सा इनमें से कोई से एक पढ़ते हो। अब तीनों फॉर्मूले यहाँ एक साथ कंबाइंड अगर आपको बता दिए जाएंगे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम में जरूर कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कई बार इस थर्ड वाले फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। Z2 का मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 और इंटू में cos θ1 माइनस θ2। आप जैसे बुक पढ़ोगे तो इनमें से कोई एक ही आपको मिलेगा, याद ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा, और इनमें से कोई सा एक मिलेगा। अब ये तीन फॉर्मूले होते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। यहाँ इसको ध्रुवीय रूप में बदलते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे ध्रुवीय रूप में बदलते तो ये आपके पास फॉर्मूला और आ जाता है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं, इस एक के फॉर्मूले के तीन है। आप चाहो तो इसका अगर प्रूफ देखना चाहो तो चलो मैं इसका एक प्रूफ करवा देता हूँ। पहला प्रूफ करवा देता हूँ, इससे ये आ गया, इसका ध्रुवीय रूप ये आ गया, तो चलो इसका प्रूफ भी कर देते हैं। ठीक है, प्रूफ अभी समझने के लिए, बाद में आगे आपको प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, अभी बता देता हूं, आगे प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। अभी आप सोचोगे डायरेक्ट लिख दिया इसलिए इसका प्रूफ करवा देते हैं, आप डायरेक्ट याद रखिए आगे, एक बार अभी यहां समझने के लिए प्रूफ कर देते हैं। देखो एक प्रकार से अपन जानते हैं मोड ऑफ Z स्क्वायर जो होता है उसको अपन Z बार लिख सकते हैं। ठीक है, अपन इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिए, जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी का अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अपन ले रहे हैं यहाँ पर Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है तो इसको ऐसी ऊपर वाली प्रॉपर्टी के अनुसार लिखो, Z1 प्लस Z2 और इंटू में Z1 प्लस Z2 का बार। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। चलो अब इसका कॉन्जुगेट को अलग अलग कर लो। दो सम्मिश्र संख्या के योग का संयुग्मी उनके अलग अलग संयुग्मी के योग के बराबर होता है, तो ये प्रॉपर्टी लगा तो इनको अलग अलग कर सकते हैं इस प्रकार से, Z1 का बार प्लस Z2 का बार। बोलो कोई दिक्कत? अब मल्टीप्लाई करो, पहले को पहले से करो तो Z इंटू Z1 का बार, पहले को दूसरे से कर दो। ठीक है, या पहले दूसरे को दूसरे से कर दो Z2, ताकि एक साथ सेपरेट हो जाए, Z2 बार, फिर प्लस पहले को दूसरे से करो तो Z1 Z2 बार। ठीक है, और फिर आगे क्या करो, दूसरे को पहले से करो। ठीक है, तो Z1 बार इंटू Z2। ठीक है, अब ये पहला वाला क्या आ गया, Z1 इंटू में Z1 का बार, तो ये तो आ गया मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर। इससे वापस ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, फिर ये क्या आ गया, मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर, प्लस ये वाला क्या आ गया आपका, Z1 Z2 बार प्लस का Z1 बार और Z2। कोई प्रॉब्लम? ये लो, ये आपका हो गया, ये आपका पहला प्रूफ हो गया। और इससे ये आपको अभी पिछले एक नंबर में, ये देखो एक नंबर में इसको अपने से लिखते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ से आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। 2 नंबर प्रॉपर्टी, 2 नंबर तक कॉन्सेप्ट तैयार हो गए। ये दोनों आपको डायरेक्ट याद रखने या आगे कोई क्वेश्चंस या कोई नई प्रॉपर्टी करते हैं वहां हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो 3 नंबर प्रॉपर्टी, आगे की जो प्रॉपर्टी ले रहा हूं वो सारी ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अंदर एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाली प्रॉपर्टी है। 3 नंबर 4 नंबर आगे जो मैं ले रहा हूं वो सीधे सीधे पूछी जा सकती है। पहली प्रॉपर्टी है, यदि ये एक प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन भी, आप इसको क्वेश्चन भी समझ सकते हो, यदि Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर जो है वो मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 के स्क्वायर के बराबर है, तो इस स्थिति में इसका जो कोणांक होता है, हो तो क्वेश्चन ऐसा आता है पूरा, हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, इसका जो मान आता है वो कितना आता है, दोनों सम्मिश्र संख्याओं के कोणांक का जो अंतर आता है वो कितना आता है। तो इसका अंतर जो होता है वो कितना होता है, π/2 होता है। अभी आपको प्रूफ करवाएंगे कि π/2 कैसे होता है। अभी एक बार डायरेक्ट याद रखें, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर कितना होता है, π/2 होता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसकी बात करते हैं कि वास्तव में π/2 कैसे होता है, इसका क्या लॉजिक चलता है। ठीक है, तो देखिए एक तो π/2 होता है, और भी इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, और भी एक कॉन्सेप्ट, यहां पर 2 कॉन्सेप्ट और लिखेंगे, लेकिन पहले इसका प्रूफ करके आपको बताएं और उसके साथ में इसके कॉन्सेप्ट लिखेंगे। प्रूफ करके बताते हैं इसको कि वास्तव में π/2 क्यों होता है, इसका कोणांक का अंतर। देखो अपन जानते हैं Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है, मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू
रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, एक तो ये होता है, दूसरा क्या होता है इसका मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर। अब प्रूफ देखो, रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, केवल प्रूफ को समझे आप। Z2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू दूसरा क्या होता है Z1 का मोड और Z2 का मोड और cos θ1 माइनस θ2, जहां θ1 माइनस θ2 क्या होता है आर्ग्यूमेंट। जैसे अपन ने जो पिछला प्रॉपर्टी लिखा था इसमें आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, जहां θ1 बराबर तो क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड θ2 बराबर क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। θ1 और θ2 क्या है, ठीक है। तो यहां पर अब चलो इसको करते हैं। अब आपको बोल रहा है कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर मोड ऑफ Z1 और मोड ऑफ Z2 ही है। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कितना आ गया, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया इसने, पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट इसने जीरो कर दिया। आगे बात समझ में, तभी तो ये आएगा, इसके बराबर ये आएगा, इसके बराबर डायरेक्ट ये आ जाएगा, तो ये वाला पूरा पार्ट जीरो है। तो इसका मतलब एक्चुअल में यहाँ क्या है 2 इंटू मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 cos θ1 माइनस θ2 बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। अब दो जीरो हो नहीं सकता, मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो है तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब cos θ1 माइनस θ2 क्या होगा, यहाँ पर जीरो आएगा, ठीक है। तो cos θ1 माइनस θ2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये आपका जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से नेक्स्ट रिजल्ट यहाँ से निकल के आ गया कि cos θ1 माइनस θ2 बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। और cos जीरो किसका होता है मान, π/2 का, तो ये आता है एक्चुअल में cos π/2 की वैल्यू आती है, ठीक है, cos π/2 की वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसका मतलब θ1 माइनस θ2 बराबर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, cos π/2। और आपको पता है θ1 क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और θ2 क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और ये कितने वैल्यू आ गई π/2। तो इस प्रकार इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, π/2 आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो पहली बात करते हैं, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर जो होता है मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर अगर हो तो इस स्थिति में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर कितना होगा, π/2 होगा। एक तो कॉन्सेप्ट ये है, जरूरी नहीं ये एक ही रिजल्ट नहीं होता है, और भी बहुत सारे रिजल्ट होते हैं जो आपको यहां पर नहीं मिलेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं अभी बताता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, इसके अलावा ये तो आपकी पहला कॉन्सेप्ट हो गया, इसके अलावा और भी रिजल्ट होते हैं, वो रिजल्ट देखें। Z1 बट्टा Z2 ये क्या होता है, ये पूर्णतः ये इसका जो मान आता है वो कितना होता है Z1 बट्टा Z2। तो ये रिजल्ट आपको इससे निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो Z1 बट्टा Z2 जो है आपका ये कितना होगा, जीरो होगा। Z1 बट्टा Z2 का वास्तविक भाग कितना आएगा, शून्य आएगा। कितना आएगा, जीरो आएगा। इसी प्रकार एक रिजल्ट और निकल कर आता है इससे। दूसरा रिजल्ट क्या निकल के आता है, Z1 बट्टा Z2, अभी प्रूफ भी करेंगे इसको, पूर्णतः काल्पनिक होगा। देखो एक ही कॉन्सेप्ट है, ये लग रहा है इजी है, लेकिन एग्जाम में एक ही कॉन्सेप्ट आपको बोल देगा इसके बराबर ये है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 का मान π/2, ओके। अगर इसके बराबर ये है तो Z1 बट्टा Z2 का वास्तविक भाग जीरो। अगर इसके बराबर ये है तो Z1 बट्टा Z2 पूर्णतया Z1 बट्टा Z2 होगा ऑप्शन ए, पूर्णतः वास्तविक, पूर्णतः काल्पनिक या जीरो, ऐसे प्रकार से आपको दे देगा। तो कैसे होगा, पूर्णतः काल्पनिक। ये बात आपको और समझाते हैं कि एक्चुअल में क्या है। तो इसका भी प्रूफ आप देख सकते हो, इसका प्रूफ आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहां से इसका प्रूफ देखने के लिए आप यहां देखो, इस चीज को नोट करें, इस चीज को, ये वाला पार्ट क्या आ गया, जीरो। 2 इंटू इसका प्रूफ देखिए, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 बट्टा नहीं है, Z1 इंटू Z2 का जो बार है ये कितना है, जीरो। समझ में आ गया। और Z2 बार को अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 2 को तो हटा दो यहां से, तो रियल पार्ट ऑफ Z1। अब Z2 का जो बार है, क्या अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, Z2 इंटू में मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। क्या इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है क्या, बराबर जीरो। क्या इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यहां देखो
Z2 इंटू Z2 का बार बराबर क्या होता है, मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। तो यहां से Z2 का बार कितना आ गया, मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर बटा Z2, यह आ गया इस प्रकार से। तो Z2 बार को अपन ये लिख सकते हैं, तो Z2 बार को मैंने ये लिख दिया। अब ये जो Z2 बार है, अपन को पता है Z2 तो जीरो नहीं हो सकता, तो इसको तो बाहर निकाल सकते हैं रियल पार्ट के, क्योंकि मल्टीप्लाई है एक प्रकार से। जो मापांक होता है वो कोई अचर संख्या होती है, कांस्टेंट होता है, तो इसको तो बाहर निकालो। तो फाइनली क्या आ गया, रियल पार्ट ऑफ Z1 बटा Z2 बराबर कितना आ गया, 0। और यही तो अपन को रिजल्ट में चाहिए था, कि आपको पूछ रहा है कि वास्तविक भाग कितना होगा इसका, Z1 बटा Z2 का वास्तविक भाग, रियल पार्ट, तो वास्तविक भाग कितना हो गया, 0। अब एक चीज सोचें, Z1 बटा Z2 कैसा है, x प्लस आयोटा y है। अगर अपन इसको अपन यहां समझें कि Z1 बटा Z2 बराबर x प्लस आयोटा y है, x प्लस आयोटा y है, और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या हो गया इसका, 0। ये वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 हो गया तो Z1 बट्टा Z2 पूर्णतः कैसा हो गया, आयोटा y हो गया, और आयोटा y हो गया, इसका मतलब Z1 बट्टा Z2 पूर्णतः कैसा हो गया, काल्पनिक। तो ये वाली बात आपकी प्रूफ हो गई, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको लॉजिक को समझ सकते हैं। ठीक है, ये इधर वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, चलो इसको आप नोट कर लीजिए, यहां तक ये बात हो गई। इसको मैं यहां पर अलग से डिवाइड कर देता हूं, वो बात अलग है और ये बात अलग है। तो इसका प्रूफ हो गया, क्लियर हो गई, कोई चीज़ कोई दिक्कत है, इसको नोट कर लो एक बार फटाफट। तो ये आपके 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए। अब 4 नंबर कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन इसमें लेते हैं एक और इसी टाइप के। ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, इनको विशेष तौर से अपन को ध्यान में रखना है। 3 के बाद में 4 नंबर कॉन्सेप्ट, यदि इनके रिजल्ट डायरेक्ट याद रखिएगा आप आगे, Z1 प्लस Z2, यदि Z1 प्लस Z2 बराबर मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 हो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर कितना होगा। तो इस स्थिति में इसका जो कोणांक का जो अंतर आता है वो कितना आएगा, कोणांक का अंतर आता है 0 डिग्री। कितना आता है, 0। ठीक है, अब इसका प्रूफ आपको करवा देते हैं कि वास्तव में 0 कैसे आता है। ये रिजल्ट है जो आपको, ये मैं यहाँ पर 5 रिजल्ट करवा रहा हूँ, ये 5 में से लास्ट वाले तीनों एग्जाम ओरिएंटेड है, तीनों एग्जाम ओरिएंटेड। लास्ट 3 नंबर 4 नंबर, अभी एक 5 नंबर और करेंगे। दोनों साइड देखो, इसका प्रूफ करने के लिए स्क्वायर कर दो। Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का क्या कर दो, स्क्वायर कर दिया। इधर भी स्क्वायर कर दो, तो मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, इन दोनों का क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, इधर वाला तो इधर दोनों साइड का फॉर्मूला लगा दो। ये मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2, और इंटू में क्या आ जाएगा, कोस θ1 माइनस θ2। ये तो इधर वाला आ गया, उधर वाला, और इधर वाले का स्क्वायर क्या आएगा, ये a प्लस बी का स्क्वायर है, क्योंकि मोड ऑफ Z कांस्टेंट है, मोड ऑफ Z2 भी क्या है, कांस्टेंट। तो a प्लस बी का स्क्वायर के, तो a का स्क्वायर और Z2 का स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो मोड ऑफ Z1 इंटू में मोड ऑफ Z2। ठीक है, ऐसे ये a प्लस बी का। तो इधर देखो, ये पूरा Z1 Z2 ये कैंसिल हो गया आपका, इसमें ये जो पार्ट है पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, फाइनली क्या बचा, फाइनली जो बचा उसको आप लिख दीजिए। फाइनली जो बचा वो बचा आपका 2 इंटू मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2, ठीक है, cos θ1 माइनस θ2 बराबर, इधर क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये वाला बच गया, 2 इंटू मोड ऑफ Z1 माइनस का Z1 इंटू Z2, ये आ गया आपका। ठीक है, ओके। तो इधर से ये 2 वाला पार्ट इधर से कर देगा, बराबर 1 आ जाएगा, तो cos θ1 माइनस θ2 बराबर कितना आ गया, फाइनली 1 आ गया। और 1 किसका मान होता है, 1 आ गया इसके बराबर, और ये फाइनली 1 किसका मान होता है, cos 0 डिग्री का होता है। ठीक है, cos θ1 माइनस θ2 बराबर कितना आ गया, 0 डिग्री। फाइनली कितना आ गया, θ1 माइनस θ2 बराबर कितना आ गया, 0 डिग्री। और θ1 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया ये।
तो बताओ कोणांक का अंतर कितना आएगा, इसमें 0 आएगा। यदि Z1 प्लस Z2 बराबर मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 हो तो दोनों के कोणांक का अंतर कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। ठीक है, ये 4 हो गया। अब एक लास्ट और करते हैं, फिर आज ये का यहां तक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसके अंदर 5वां कॉन्सेप्ट। ठीक है, 5वें कॉन्सेप्ट में ज्यादा जोर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो तीसरे कॉन्सेप्ट है उसकी तरह रिपीट होने वाला है। यहां पर तीसरे कॉन्सेप्ट की तरह रिपीट होगा। Z1 प्लस Z2 बराबर अगर Z1 माइनस Z2 हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर कितना होगा। तो इस स्थिति में इसका जो मान होगा वो कितना आएगा, π/2 आएगा। पहली कंडीशन इसका पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट भी पता है, Z1 बटा Z2 का वास्तविक भाग कितना आएगा, वास्तविक भाग कितना होगा, 0 होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट Z1 बटा Z2 पूर्णतः भाई वास्तविक भाग 0 हो गया, वास्तविक भाग 0 हो गया, तो वास्तविक भाग 0 हो गया तो बचा कौन सा, काल्पनिक भाग। तो Z1 बटा Z2 कैसा होगा, पूर्णतः काल्पनिक होगा। ये 3 रिजल्ट आते हैं, 3 रिजल्ट आते हैं। एग्जाम में कोई सा रिजल्ट भी दिया हो सकता है। ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं, एक प्रूफ कर देते हैं इसके। प्रूफ देखो इसका, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। ओके, तो ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू Z1 और Z2। आगे बात समझ में। ये वाला कोस वाला ले लेते, कोस θ1 माइनस θ2। ठीक है, और बराबर इधर वाला क्या आ जाएगा, मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2 इंटू मोड ऑफ Z1 और मोड ऑफ Z2 और कोस θ1 माइनस θ2। ठीक है, तो ये वाला पहला Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये वाला पार्ट बचेगा। कौन सा वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा 2 इंटू, और इधर वाला भी क्या बचेगा 2 इंटू, ये वाला पार्ट बचेगा। इसको एक साइड लाके ऐड कर दीजिए, एक साइड ऐड कर दीजिए तो 2 कितना हो जाएगा, 4 मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 और कितना आ जाएगा कोस θ1 माइनस θ2। ठीक है, बराबर कितना आ गया 0, एक साइड लाके 4 कर दिया, ये 0 हो नहीं सकता तो फाइनली कितना आ गया कोस θ1 माइनस θ2 बराबर कितना आ जाएगा 0 डिग्री। और 0 डिग्री किसका मान होता है, कोस π/2 का मान होता है। तो ये वही आ गया θ1 माइनस θ2 बराबर कितना आ गया, π/2 आ गया। π/2 आ गया तो फाइनली जो रिजल्ट आपका बन गया, तो रिजल्ट कितना बन गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, बराबर कितना हो गया, π/2 हो गया। ठीक है, कितना आ गया, π/2 आ गया। तो ठीक है, इसका रिजल्ट कितना आ गया, π/2 हो गया। ये आपका क्लियर है। ये रिजल्ट π/2 आ गया। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट सेम टू सेम जो आपका पहला करवाया था, π/2 आता है तो एक बार ये ले लिया, एक बार यहाँ 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1, तो दूसरा भी वैसे प्रूफ हो जाएगा और तीसरा भी वैसे प्रूफ हो जाएगा जैसे तीसरे कॉन्सेप्ट में किया था। तो ये आपके टोटल 5 कॉन्सेप्ट है, इनको आप स्पेशली ध्यान में रखें। ये यहाँ से आप तो 3 नंबर कॉन्सेप्ट है, एक तो ये कि इसका मान ये होगा। ठीक है, दूसरा आपका ये हो गया कि इसका मान 0 आएगा, और तीसरा ये इसका मान क्या होता है, π/2। ऐसा कॉन्सेप्ट आपके वेक्टर में भी चलता है। ठीक है, वेक्टर में भी यहाँ आपके Z1 और Z2 की जगह आपका A वेक्टर और B वेक्टर आ जाएगा, और उस स्थिति में यहाँ जो आपका ये आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू पूछती है, इस वहाँ पर भी सेम टू सेम यहाँ एंगल पूछ लेता है A और B के बीच कोण, तो वहाँ भी ये π/2, और उसमें जैसे 2 बाकी कॉन्सेप्ट है उसी प्रकार से जो एंगल आता है वो उनके बीच में आता है। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए और इसको नोट कर लो।